सर। तो संधू साहब, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी एक सिंपल से किसान है। छोटे से किसान है? हाँ, छोटे से, मतलब 1.5 एकड़ से भी कम ज़मीन है हमारे पास। IAS ऑफिसर का 59वां रैंक लेकर हासिल किया रैंक बच्चे ने। 59वां रैंक? हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, हमें अपने इसके लिए किन अड़चनों का सामना करना पड़ा आपको? कोई दुख दुविधा? अड़चने तो काफ़ी थी, मतलब उत्तर के बच्चे किसान के हक के लिए जाते अपना हक मांगते हैं, उनको आप रोकना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, द्वेष भावना है। हमारे को अगर मिलेगा पीछे तो आपके वंशज थे, बड़े सरदार भगत सिंह संधू थे, वो देश को आज़ादी के लिए उनको क्यों नहीं रोका फिर आपने? ने चौपाल में भी ये बात कही थी कि चाहे हमें चंदा मांगना पड़े, हम कोई भी हमारे संधू परिवार का बच्चा कहीं तैयारी करता है किसी प्रकार की, फिर असुविधाएं तो फील हुई होंगी आपको? काफ़ी असुविधा थी। हमने कुछ कर्ज में ही पैसे लिए थे कि जब हमारा कुछ बन जाएगा तो हम धीरे धीरे करके लौटाते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मुद्दे की आवाज़ लेकर तिलकराज, मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मुद्दा बहुत विशेष मुद्दा। आज ना कोई स्पोर्ट्स का मुद्दा है, आज ना कोई राजनीति का मुद्दा है, ना एग्रीकल्चर का मुद्दा है। आज मुद्दा है परिवार को, अपने गांव को, अपनी खाप को, अपने गोत्र को अंधेरे से उजाले को ले जाने का मुद्दा। आज मैं खड़ा हूँ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत, और पानीपत के गांव खोतपुरा में। और आप सभी जानते हैं कि सरदार भगत सिंह, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े योद्धा, सैनिक, आज़ाद करवाने के लिए जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, उसी परिवार का कुतैपुर डिस्ट्रिक्ट कैथल, तहसील कैथल का एक युवा, जिन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है। और वो अपने परिवार में हरियाणा में, हिंदुस्तान में, यूपी में, पंजाब में लगभग 500 के करीब गांव हैं। और ये पूरा परिवार आज इकट्ठा हुआ है। देखते क्या अचीवमेंट है, उन्हीं के मुखार भी सुनते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, मेरे साथ आगे तक बने रहिए। आइए मेरे साथ प्लीज़। देखिए, आज भी गाँव में बैठक है, और बैठक में आज भी बैठे हैं। आप सभी देख रहे हैं कि पूरी बैठक में करीब आज एक खुशी का माहौल है। और गांव के मुखिया हैं, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम जी? सुरेश संधू जी। सुरेश संधू जी। संधू साहब, आज ये क्या माहौल है, क्या खुशी का दिन है? ये अपने गांव का बच्चा संधू परिवार में से IAS ऑफिसर का 59वां रैंक लेकर हासिल किया रैंक बच्चे ने। 59वां रैंक? हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ बिल्कुल जी। तो आज उसी के लिए स्वागत की तैयारियां हैं? हाँ बिल्कुल। जो हमारे जितने भी गांव हैं, संधू परिवार है हमारा, उसमें सभी गाँव में। अपना गांव कब से बसा है सरपंच साहब, ये बताइए? गाँव सदियों पहले? हाँ, 500 1000 साल हो गए होंगे। बिल्कुल। लेकिन गांव की, सच बताना, गांव की पहचान कब हुई थी? गांव की पहचान तो दादा काला पीर से ही है। दादा काला पीर से पहचान है। हाँ, लेकिन मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, एक स्पोर्ट्समैन रहा, एक कोच रहा हूँ। ठीक है। हम तो छोटे छोटे सुनते आए, बलजीत सिंह, वो खोतपुरे वाला। हाँ, बलजीत सिंह। देखो, बड़ा फर्क है इस बात का। बिल्कुल। कि एक आपके बड़े आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हमारे भी बड़े प्रिंसिपल रिटायर्ड रहे हैं, और बड़े इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, एक नाम गांव का रोशन किया है। और आज उन्हीं के पथ सीने पर चलकर हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जो गांव के दूसरे बच्चे, दूसरे युवा, हमारी बहन बेटी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज? उनके बारे में भी यही कहना चाहते हैं, जो अमन संधू ने जिस तरह IAS का रैंक हासिल किया है, ऐसे बच्चे पढ़ लिख कर भविष्य में अमन संधू की तरह अपना मुकाम हासिल करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, गांव के मुखिया सरपंच साहब ने भी कहा कि गांव के जितने बच्चे हैं, हमारे परिवार के जितने बच्चे हैं, सभी के लिए बेस्ट विशेज। और एक और पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनके साथ बात करते हैं। बैठिए। या तो फिर मैंने बैठने दो। हाँ, बैठना पड़ेगा। आप ना मैं पहले बैठ जाऊँगा मैं। और देखिए, एक ऐसी महान शख्सियत, आदरणीय श्री रामकुमार जी चेयरमैन, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि इनकी उंगली पकड़कर मैंने भी चलना सीखा है, और बहुत से युवा आशीर्वाद लेते हैं और सीखते हैं। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार चेयरमैन साहब, आज कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा, कि आपका बेटा, आपका पोता आज IAS बन गया है। बिल्कुल। हमारे इसमें संधू गोत्र की पहचान हुई है, जहाँ नहीं थी वहाँ भी पता लग गया है कि भाई एक लड़के ने IAS क्लियर करी है। वो तो रैंक तो लड़का बता होगा क्या मिलेगा उसका। 59 है नहीं, वैसे कौन सी पोस्ट उसको कहाँ, दिल्ली में हो गया, टकिया, तो उसने पता लगा अभी तो अपने हिंदुस्तान में कितने इस गोत्र के कितने गाँव पड़ते हैं? देखो, हमारा निकास तो पट्टीसराय पंजाब से है। पंजाब से है? पंजाब से जी। और राजस्थान का भी है कुछ। सीधे जैसे गगसीना है, ये सीधा पट्टीसराय दैन के बसे है जी। हम जो भाई साहब हैं सारे, हम कोठा दैन के बसे हैं। कोत कला हिसार हिसार जी।
और गांव में हमारे यूपी में भी 50-60 के करीब एक जगह है। टोटल कितने पड़ जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में? ये राजस्थान और सारे टोटल डाले 500 के करीब है। तो 500 करीब गाँव पड़ जाएंगे। तो जो आने वाले आपके बच्चे हैं, आपके पोता पोती हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज़ आज इस अचीवमेंट को देख के? भाई ये कहना चाहूँगा सारे पंगियां से दूर रह के पढ़ो और आगे बढ़ो। ये कई बार देखे होंगे आपने भाई इसमें जाट आरक्षण में, किसान यूनियन में, मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। सिर्फ बच्चों पे एक ध्यान दो, पढ़ाओ। वो जो हर एक चीज़ बढ़ जाती है, शिक्षा नहीं बढ़ती, पढ़ाई नहीं बढ़ती, और वो उसके फायदे में आती है जो करता है। माँ बाप का नाम हो, गांव का नाम हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, हरियाणा का नाम हो। तो आप बच्चों को जो आरक्षण के लिए जाते हैं या बच्चे सड़क रोकते हैं, किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको रोकना चाहते हैं आप? नहीं, आरक्षण का नहीं मैं मुद्दा इसमें। जो बच्चे किसान के हक के लिए, आपके गोत्र के बच्चे किसान के हक के लिए जाते हैं, अपना हक मांगते हैं, उनको आप रोकना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, द्वेष भावना है। हमारे को अगर मिलेगा पीछे तो आपके वंशज थे, बड़े सरदार भगत सिंह संधू थे, हाँ। वो देश को आज़ादी के लिए उनको क्यों नहीं रोका फिर आपने? नहीं उन्हें आज़ाद करा नहीं, वो तो आज़ाद करवाने वाली बात दूसरी है, देखिए ये बात आरक्षण वाली बात दूसरी है। देखिए नहीं, यहाँ पर किसान के हक के लिए आपके बच्चे जा रहे हैं। हक के लिए लड़ो, लेकिन किसान और भी तो है, एक कम्युनिटी तो नहीं किसान है, वो 36 तो कौम में किसान मिलते हैं। बिल्कुल। क्या आपके उसमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर 36 कम्युनिटी किसान तो एक सभा संस्था, एक कहते हैं ना बहुत बड़ी जमात है, जात है। किसान 36 कौम का पाया जाता है। लेकिन आपने देखा वो 13 महीने वहाँ जो आरक्षण चले जी, उसमें एक ही बिरादरी ने मान लिया किसान है, क्या बिरादरी किसान है, सिर्फ वहाँ पर जाट को किसान मानना और किसी को किसान नहीं मानना है। मैंने खुल के नहीं कही, आपने खुल के कह दी। और सरदार भी है उस आरक्षण में, जो थे त्यागी हैं, मुसलमान हैं जी, रोड हैं जी, ये सारे थे जिन आरक्षण मिला था। 8 को हैं राजपूत थे, ये 8 कम्युनिटी थी जिनको आरक्षण मिलना था। लेकिन बताओ तो आपने एक भी, वो 17 बच्चे जो हमारे मरे थे सारे जाटां के थे। कहीं ना कहीं खून में तो है, देखो ये तो मानना पड़ेगा। यू शब्द तो जाट के खून में है। अगर जाट किसी बिरादरी से, अगर पाकिस्तान सेना को कहीं डर है, जब पता लगता है भाई बॉर्डर पे यहाँ पर मराठा सेना है या डोगरा सेना यूनिट खड़ी है, तो वो खुल के सांस लेते हैं। पता लगता है कि जाट रेजिमेंट बॉर्डर पे है, तो उनके सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। कहीं ना कहीं फर्क तो अपनी कौम का। देखिए आरक्षण जो पीछे ना जो जाट आरक्षण, जो किसान यूनियन का आरक्षण जो इतने दिन लंबा चला किसान यूनियन का, उसमें मोदी ने हमें 1-2 गुजरात से आए हुए मिले जो यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हमारे में, नहीं बोले इस आदमी ने जो शब्द कह दिया नहीं वापस नहीं लिया। और वो आदमी उन्होंने न्यू पता लग गया नहीं भाई किसान ये कम्युनिटी है, तो उन्होंने कहा झुकने वाली नहीं है, ये मरने मरने वाली है। जी 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 है फिर मोदी के यहाँ खुली गए जो न्यूट्रन वाले, ये तो कुछ न कुछ लेके जाएंगे, तो ये खून में ही। तो चेयरमैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो कौम है, ये कौम आज खाली किसान तक सीमित नहीं है, ये कौम आज सेना तक सीमित नहीं है, ये कौम आज IAS बनती है, HCS बनती है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर पैदा करती है। ये कौम आज हिंदुस्तान के बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाती है, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम कमाती है। और इसी गांव के जो पुरानी सदियों से एक पहचान के बलजीत सिंह खोतपरा, वो भी हमारे बीच बैठे, आज उनसे बात करेंगे। और जिन्होंने अपने ज़माने में एक 65 किलो वेट होते हुए और 130, 125, 140 kg के पहलवानों को रोका है, आज उनसे भी बात करेंगे। दोस्तों वीडियो मेरे साथ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। नमस्कार जी सर, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज फिर से आपके पास आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। तो ये बताइए, आज ये जो फंक्शन है, आप एक रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं, एक फिजिकल के बहुत बड़े टीचर भी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रहे हैं, तो आज इस शिक्षा का माहौल इतना गजब का हो चुका कि आज आपके बच्चे, आपके पोते IAS बन रहे हैं, तो कैसी खुशी फील कर रहे हैं? पहले तो आपके मुद्दे की आवाज़ का हम स्वागत करते हैं। आप यहाँ आए, आपने कीमती समय निकाला अपना। और जो अब शिक्षा की बात है, खेल जगत के साथ साथ हमारे बच्चे ने, जिसने ये मुकाम हासिल किया है, बहुत बड़ा मुकाम है। मैं तो पहले तो इस बेटे को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा, और बच्चों को भी इनसे प्रेरणा लें और इधर उधर की बातें छोड़ के अपने करियर को, पढ़ाई पहले भी हमेशा कोई नहीं बंटवा सकता,
धन दौलत है बंटवा लेंगे, रिश्तेदार बंटवा लेंगे, दूसरा भाइया खड़ा होगा, परंतु शिक्षा अपने साथ रहेगी, वो कभी नहीं बढ़ती। तो आज गांव के बच्चों के लिए, आप खुद एक टीचर रहे, प्रिंसिपल रहे, रिटायर्ड, तो गांव के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो गांव के बच्चे आने वाली तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आदेश आपकी तरफ से? हमने चौपाल में भी ये बात कही थी कि चाहे हमें चंदा मांगना पड़े, हम कोई भी हमारे संधू परिवार का बच्चा कहीं तैयारी करता है किसी प्रकार की और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो हम उसकी फीस का, उसकी पढ़ाई का पूरी सहायता जितनी हमारे से बन पड़ेगी पूरी सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हमें इस भाई से एक मोटिवेशन समझ लो मिला है, समाज इकट्ठा हुआ है तो उससे हमें मोटिवेशन मिला और एक जुनून, एक जज्बा हमारे अंदर आया कि और भी कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो अभाव के कारण आगे ना बढ़ पाए। हम ये कोशिश करेंगे कि संधू परिवार का कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो पढ़ना चाहता हो और IAS बनना चाहता हो, IPS बनना चाहता हो, कोई बड़ी से बड़ी परीक्षा में भाग लेना चाहता हो और फीस के कारण वो पीछे रह जाए। हमने सभी ने ये एक बात का वादा किया है कि हम सभी उनकी सहायता बिल्कुल। जी देखिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय बलजीत सिंह कोतवाल जी ने बताया है कि हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं जो बच्चे किसी कारण वंचित हैं, और ये सत्य बात है कि आज भी मैं देखता हूँ जो प्रतियोगिताएं हरियाणा में होती हैं तो आज बलजीत सिंह कोतवाल जी जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रेफरशिप करते हैं, कभी कुछ नहीं लेते, सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। चाहे रेफरशिप की बात की जाए या पूरी टूर्नामेंट को मैनेज करने की बात की जाए, आज इनके एक खून में सेवा भाव है। चाहे स्पोर्ट्स की बात की जाए या फिर शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की जाए। और अब ले चलता हूँ मैं उन शख्सियत से जो बच्चा IAS में सिलेक्ट हुआ है, उनसे बात करते हैं। आइए प्लीज। और देखिए हमारे बीच शख्सियत पहुंच चुकी है और एक युवा चेहरा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। एक तो सर्वप्रथम तो बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। तो अपना शुभ नाम? अमन संधू। अमन संधू। गांव कौन सा अपना? कुतुबपुर, डिस्ट्रिक्ट कैथल। डिस्ट्रिक्ट कैथल। तो स्टडी कहाँ की है अपनी? स्टडी मैंने 12th तक अपने OSDV पब्लिक स्कूल कैथल से की है जी। फिर उसके बाद 1 साल मैंने कोटा से कोचिंग ली है, उसके लिए JEE एडवांस IIT के लिए और NIT के लिए। और कॉलेज? कॉलेज मेरा D क्रस्ट मूर्थल है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मेरी BTech हुई है 2016 से 2020। BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो अब ये जो टेस्ट हुआ था इसमें कौन सा रैंक आया अपना? जो मेरा अभी टेस्ट हो रहा है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, या इसको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन बोलते हैं, ESC, इसमें मेरा 59th रैंक आया ऑल ओवर इंडिया से। तो इसके बाद फिर पोस्टिंग क्या कहाँ मिलेगी? पोस्टिंग का सर अभी डिफाइन नहीं होता है कि पहले ट्रेनिंग होगी इसकी न्यू दिल्ली में, तो उसके हिसाब से जो फिर वो कैडर तैयार करते हैं कि आपको कौन सा स्टेट मिलेगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं होते, इसमें स्टेट्स होते हैं कि आपको ये स्टेट मिलेगा, आपको वो स्टेट, मतलब कि स्टेट आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा। इनिशियली वो देते हैं, फिर हमें चूज़ करना पड़ता है सर। तो संधू साहब आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी एक सिंपल से किसान है। छोटे से किसान है? हाँ छोटे से, मतलब 1.5 एकड़ से भी कम ज़मीन है हमारे पास। यानी कि उसको 1.5 किला बोला जाए? 1.5 किला। एक 1.5 किले के किसान का बेटा और एक कितना बड़ा अचीवमेंट, एक IAS क्लियर करता है, एक बहुत बड़ी डिग्री लेता है, हिंदुस्तान में एक रैंक आता है, तो ये परिवार के लिए, गाँव के लिए और हरियाणा के लिए बहुत गनीमत की बात है। कितने घंटे स्टडी करनी पड़ती थी आपको? जब मैं, मतलब कि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, तब मैं 10 या 11 घंटे मतलब स्टडी कर। पहले मैं अपना बेस बनाया, वीडियोस देखता था मैं काफ़ी। पहले मैंने अपने नोट्स तैयार किए, सबसे पहले बेस तैयार किया, फिर जब मैंने वीडियोस वगैरह सारी देखी, फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ली, तो उसमें 7 या 8 घंटे मैं डेली उसके प्रैक्टिस करता था क्वेश्चन। अब जॉब के साथ, अभी मैं फ़िलहाल जॉब पे हूँ तो इसके इतना टाइम नहीं मिल जाता, मतलब मेरी तैयारी हो चुकी है पहले। अब मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता हूँ। सैटरडे संडे को मैं 5 से 6 घंटे निकाल के तैयारी करता था मैं अपने। इसके लिए किन अड़चनों का सामना करना पड़ा आपको? कोई दुख दुविधा? अड़चनें तो काफ़ी थी, मतलब कि पहले तो है कि टाइम निकालना, कि आप जॉब भी कर रहे हो, आप एक ऑफिशियली ड्यूटी भी दे रहे हो ऑफिस में, और फिर एकदम से इन्वायरमेंट चेंज करके पढ़ने के मोड में जाना। सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि लोग, मतलब कि थक के हार के वो काम नहीं कर पाते, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यूस रखा। और सबसे बड़ी बात है कि गाइडेंस होने की, कि गाइडेंस मुझे काफ़ी अच्छी मिली। काफ़ी अच्छे लोग हैं मेरे साथ, मेरे दोस्त हैं काफ़ी, उन्होंने भी अपने एक नोट्स बनाए हैं जो उन्होंने प्रिपेयर किए थे, कभी अपने टाइम में तैयारी की थी। तो ये है सर। तो आज आप ये अचीवमेंट आपने हासिल की है, तो यहाँ तक लाने के लिए शख्सियत कौन है जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के यहाँ तक लेके आए हैं? सबसे पहले शख्सियत तो मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कोटा भेजा।
वहीं से मेरी पहल हुई है कि मुझे बनना क्या है। कोटा जाके पता लगा नहीं, यहाँ पे तो हम एक जो कुएं में मेंढक होते तो उसी की तरह रह जाते। तो मैंने उस कुएं से बाहर निकल के दुनिया देखी है कि हाँ, लोग ये भी करते हैं वहाँ बाहर जाके। तब उसके बाद मेरे अच्छे दोस्त बने, मतलब ऐसे दोस्त है जो जिसने हमेशा प्रेरित किया कि आप ये कर सकते हो, आप में ये कैपेबिलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं 1.5 एकड़ का जमींदार का बेटा कोटा कम से कम 30-35 हज़ार रुपये महीना खर्च आता है। क्योंकि मैं एक खुद टीचर हूँ, मैं अपना आइडल मानता हूँ आदरणीय बलजीत सिंह संधू को, क्योंकि एमएसडी में मेरे सीनियर थे ये। मैं फिर एमएसडी मैंने बाद में ज्वाइन किया, मैं बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा है। तो मैं तो टीचर, मुझे पता है कि 30-35 हज़ार रुपये तो कैसे, काफ़ी असुविधाएँ तो फील हुई होंगी आपको? काफ़ी असुविधा थी। हमने कुछ कर्ज में ही पैसे लिए थे कि जब हमारा कुछ बन जाएगा तो हम धीरे धीरे करके लौटाते रहेंगे। वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव खर्चे हैं, मतलब कि कोचिंग की फ़ीस भी लाखों में पहुँच जाती है। अब तो पता नहीं कितने ही लाख होगी, तब भी 1 लाख के आसपास कोचिंग की फ़ीस थी। और बुक्स लेना वो भी बहुत बड़ी समस्या थी कि काफ़ी कॉस्टली बुक्स होती थी उनकी ऑथर्स की। तो मैंने कहीं फ़ोटोस्टेट्स वगैरह इतना पढ़ के मैंने मतलब कि एडमिशन लिया, अपने जेईई मेंस को क्लियर किया एग्ज़ाम। कितने भाई बहन है परिवार में? मेरी एक बड़ी बहन और एक मैं हूँ, सिर्फ 2 भाई। हाँ। तो जो आने वाले बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं सबसे ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करें। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप जो भी कॉपी है उसमें डॉक्टर लिखो। पता आप हर रोज़ देखोगे कि हाँ मुझे ये बनना है। अगर आईएएस बनना है तो आईएएस लिखो नाम के आगे। और दूसरा ये है कि जो आजकल नशा इतना हो रहा है, इनसे दूर रहें, क्योंकि जो नशा पत्ता, ये सिगरेट बीड़े दिमाग को खा जाते हैं। हम उससे बाहर की दुनिया के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। आज बड़ी खुशी हुई और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की आवाज़ में बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत। और देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी शख्सियत है जिन्होंने क्लियर किया है, बखूबी बताया है कि नशे से दूर रहना अगर हमने बनना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों, मैं आपका अपना तिलक, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।